बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तमाम दोस्तों को स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, स्क्रीन शेयर हो जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। अच्छा जी, अपना टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं। और तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है कि अपने माइक और वीडियो ऑफ कर दें ताकि किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा या बाज़ इलाकों में सिग्नल्स प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से जब आप माइक का इशू करते हैं तो वो ज़्यादा फिर उनको मसला होता है। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम दो बातें की थी कि डिज़ाइन के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, और फंडामेंटल्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक था कि डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और फिर हमने कहा था कि दूसरा जो फंडामेंटल्स हैं वो हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि कोई भी डिज़ाइन हो या कोई भी आप डिश तैयार करना चाहें तो सबसे पहले आप उसके अज्जा को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने बिरयानी की एग्जांपल दी थी कि जब भी आप में से कोई बिरयानी बनाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट्स चेक करता है, यानी कि एलिमेंट्स चेक करता है कि बिरयानी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। फिर उसके बाद एक रेसिपी होती है। उसका मतलब है कि आपने उसको बनाना कैसे है, एलिमेंट्स को कब किस वक्त डालना है और कितनी मिकदार में डालना है, इसको रेसिपी कहते हैं। और डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में इसको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन कहते हैं। हमने एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए थे, अब हमने डिज़ाइन को पकाने की बात करनी है कि डिज़ाइन पकेगा कैसे। तो उनमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उसे बैलेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? बैलेंस। बैलेंस कहते हैं किसी चीज़ को मुतवाज़न करना या बराबर करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज विजुअल वेट। कोई भी चीज कितनी हैवी है या कितनी लाइट है या कितनी हल्की है, इसको विजुअल वेट कहते हैं। और जब हम बात करते हैं बैलेंस की तो इसका मतलब यह है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट, कि हमने मसावी तौर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है विजुअल वेट को। अब आसान लफ्जों में अगर मैं विजुअल वेट की बात करूं तो इसका मतलब यह है कि जब आप कोई भी डिज़ाइन करें तो उसमें आपने एक ऐसी चीज़ रखनी है, उस डिज़ाइन में एक ऐसा फ़र्क रखना है जो आँखों को कैच करे। दरअसल आई कैचिंग एलिमेंट्स को हम विजुअल वेट कहते हैं। और अगर विजुअल वेट की बात करें, हम जब उसको ग्राफिक्स की लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वल लेवल पर, तो फिर हम उसको बैलेंस कहते हैं। अब मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ, ये वाला इमेज। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो जिस चीज़ पर आपकी निगाह पड़ती है इस पूरी पिक को देखने के बाद, तो ये रेड कलर का जो वेट है जो आदमी ने उठाया हुआ है, इसे हम विजुअल वेट कहते हैं, यानी कि आई कैचिंग एलिमेंट। हालांकि उसने इसमें इस एलिमेंट में और भी एलिमेंट है इस पिक में,
जैसे कि एक आदमी है और सरफेस है, फिर उसके बाद दीवार है, मगर क्योंकि आई कैचिंग नहीं है, बाकी चीज़ें एलिमेंट्स तो हैं, बैलेंस इसलिए उसने रखा है कि जब कोई चीज़ आई कैच करे, किसी आई कैचिंग एलिमेंट अगर डिज़ाइन में डाला जाए तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। इसकी और एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखें जी, दोनों साइड पे सेम आपको सर्कल नज़र आ रहा है, सेम वेट नज़र आ रहा है, मगर जो आई कैचिंग एलिमेंट है इसमें वो रेड कलर का सर्कल है या रेड कलर की बॉल है। हालांकि दोनों तरफ से सेम इक्वल ही बैलेंस है, बैलेंस एक ही है, वजन दोनों का एक ही है, वेट एक ही है, मगर जो आई कैचिंग एलिमेंट है वो रेड कलर ही है। इसको हम कहते हैं विजुअल वेट या बैलेंस। इसी तरह अगर मैं दूसरी इसकी मिसाल दूं, ये मेरे पास है, अगर इस इमेज को आप गौर से देखें तो सारे एक ही शेप के हैं, सारे एक ही साइज के हैं, मगर आई कैचिंग सिर्फ एक ही है पहले जो रेड कलर में है। तो आप जब भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या मेकिंग करते हैं उसकी या क्रिएट करने लगते हैं, तो आपने अपने डिज़ाइन में एक ऐसा एलिमेंट डालना है जो सबके लिए सबसे मुनफरिद हो और दूसरों जब भी उसको देखे तो उसके आई कैचिंग एलिमेंट्स शामिल हो जाए, कि उसको लगे कि ये एलिमेंट है। वो उसकी निगाह जब एक ही दफ़ा पड़े तो उस एलिमेंट पर पड़े जिसको आप शो कराना चाहते हैं कि इस वजह से मैंने डिज़ाइन किया है। इसको कहते हैं जी बैलेंस, और इसको कहते हैं विजुअल वेट। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ बैलेंस की बात करूं तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं बैलेंस की। एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस, एक होता है एसिमेट्रिकल बैलेंस, और तीसरा होता है रेडिकल। और अगर मैं सबसे पहली टाइप है इसकी सिमेट्रिकल बैलेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो बैलेंस, इसको नोट करते जाएं, वो बैलेंस जिसके अंदर तमाम साइड्स हमें, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, एक जैसी ही सेम लगे, एक जैसी ही लगे, तो ऐसे बैलेंस को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल बैलेंस। इसकी मैं अभी एग्जांपल भी आपको देता हूँ। ये है जिसकी एग्जांपल, ये एक इमेज आप देखें, इसके अंदर बैलेंस है। कैसे बैलेंस है इसकी? अगर राइट साइड देखें तो सेम विजुअल इफेक्ट है, और अगर इसकी राइट साइड को देखें, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, अगर इस पिक को जो आपको नजर आ रही है इसको अगर दरमियान से काटा जाए, अलग किया जाए, 2 टुकड़े किए जाए इस पिक के, तो आपको ये दोनों टुकड़े सेम ही नजर आएंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसे बैलेंस को हम सिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। और अगर इसको हॉरिजॉन्टली काटा जाए या वर्टिकली काटा जाए तो दोनों अतराफ से दोनों साइड सेम ही हो। तो जब दोनों अतराफ से दोनों साइड से सेम ही डिज़ाइन हो, बैलेंस हो, सेम ही एलिमेंट्स हो, तो ऐसे डिज़ाइन में बैलेंस को सिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं जिसे एसिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ये है, वो बैलेंस जिसमें साइड्स एक जैसी नहीं होती, मगर होता बैलेंस ही है, वजन सेम ही होता है, आई कैचिंग भी होता है और विजुअल वेट भी होता है, मगर उसकी साइड्स अगर दरमियान से उस पिक को काटा जाए तो उसका जो बैलेंस है, जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो दूसरे के साथ मैच नहीं करते। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसे बैलेंस को हम एसिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल ये है जी, ये देखें जी, ये एक इमेज है। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो दोनों तरफ से बैलेंस सेम ही है, आई कैचिंग भी है और इसमें विजुअल वेट भी है, मगर बैलेंस है, दोनों का वजन एक ही है दोनों साइड पे,
मगर अगर हम इस पिक को दरमियान से काटते हैं या इसके दो टुकड़े करते हैं, दो पार्ट्स करते हैं, तो ऐसी सूरत में दोनों हमें एक जैसे नज़र नहीं आते। तो जब ऐसी सूरत हाल हो और बैलेंस भी हो तो ऐसी सूरत हाल को हम एसिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। और बैलेंस की तीसरी किस्म होती है जी हमारे पास रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस ऐसा बैलेंस जिसमें तमाम एलिमेंट्स को किसी एक खास सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द प्लेस किया जाता है। ऐसा बैलेंस जिसमें तमाम एलिमेंट को एक खास सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द प्लेस किया जाता है, तो ऐसे बैलेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियल बैलेंस। और उसकी एग्जांपल ये है, अब देखें कि सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है और इसका एक सेंट्रल पॉइंट है, और सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं एक ख़ास तरतीब के साथ रखे गए हैं और प्लेस किए गए हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसी सूरत हाल को हम रेडियल बैलेंस कहते हैं। अब ये बैलेंस क्यों ज़रूरी है? जब हम किसी डिज़ाइन में बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस क्यों ज़रूरी है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब आप डिज़ाइन में इस चीज़ को शो कराते हैं तो उसका मीनिंग जस्ट इतना ही होता है कि देखने वाले को वो आई कैचिंग लगे। जब उसकी पहली निगाह उस पर जाए तो वो एलिमेंट जो आप दिखाना चाहते हैं वो उसको पिक कर ले। कोई भी ऑडियंस हो, किसी भी लेवल की ऑडियंस हो, जब पहली दफ़ा वो रोड से गुजरे और आपका डिज़ाइन बिलबोर्ड पे ठहरा हो तो वो उसको कैच कर ले, उसकी आंख उसको कैच कर ले। तो इसलिए हम क्या करते हैं? बैलेंस का यूज़ करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है डिज़ाइन का। और अगर हम दूसरे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की बात करें तो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कुर्बत, इसका मतलब है करीब तर, या इसका मतलब है नियरनेस, ज़्यादा करीब होना। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। तो ये एक ऐसा डिज़ाइन प्रिंसिपल है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हम अपने किसी भी डिज़ाइन में एक ख़ास तरतीब के साथ एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है जी, प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन योर डिज़ाइन in a such way that they appear to be part of a single group। यानी कि आप अपने डिज़ाइन में अशिया को इस अंदाज में रखें कि वो एक ही ग्रुप का हिस्सा लगें। इसे कहते हैं जी प्रॉक्सिमिटी, करीब करना। ऐसी चीज़ों को, ऐसी एलिमेंट्स को अपने डिज़ाइन में एक ऐसे अंदाज से रखना कि वो एक ग्रुप बन जाए। तो जब ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी। तो इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये पिक देख लें। अगर हम डिज़ाइन में कोई भी एलिमेंट या शेप डालेंगे और इस अंदाज से डालेंगे कि जो सेक्टर्ड है, बिखरी हुई है, तो हमारी अरेंजमेंट पर असर पड़ेगा और हमारा जो विजुअल होगा आई कैचिंग नहीं होगा, निगाह नहीं ठहरेगी। हाँ, अगर हम सेम ही चीज़ों को, सेम ही शेप को, सेम ही कलर्स को अगर ग्रुप की सूरत में इस तरह अरेंज करते हैं और एक दूसरे के करीब तर कर देते हैं तो ऐसी सूरत में प्रॉक्सिमिटी रूल्स का अप्लाई होता है। तो ऐसी सूरत में जब अप्लाई हो जाए तो आप अपने डिज़ाइन में वाज़े एक बर्तरी देखे हैं जो सबके लिए आई कैचिंग होती है। तो इसका मतलब है प्रॉक्सिमिटी जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो खूबसूरत लगें। इसकी मैं अगर लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात करूं तो ये भी आप देख सकते हैं एक इमेज कि बिखरी हुई चीज़ों को हम एक ग्रुप में रख लेते हैं जो हों सेम ऑब्जेक्ट की। अगर शेप्स हैं
तो शेप को एक ही ग्रुप में रख लें, उस इतना करीब करें कि वो ग्रुप लगे या ग्रुप का हिस्सा लगे। अगर वो कोई कलर स्कीम है तो कलर स्कीम में उस तरह उसको अरेंजमेंट करें ताकि वो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी पे पूरा उतरे। ये क्यों किया जाता है, प्रॉक्सिमिटी क्यों जरूरी है? दरअसल ये यूनिटी को, इत्तेहाद को ज़ाहिर करती है, ये क्लियरनेस देती है डिजाइन में। जब भी आप अपने डिजाइन में यूनिटी को ज़ाहिर करना चाहें या क्लियरनेस दिखाना चाहें तो आपके लिए ज़रूरी है कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का भी यूज़ करें ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज हों और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगें। और फिर एक रूल और भी है, प्रिंसिपल एक और भी है जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। ये लास्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलाइनमेंट क्या है। व्हाट इज अलाइनमेंट? अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन विद अ स्ट्रेट लाइन, कि आप डिजाइन के एलिमेंट्स को इस तरतीब के साथ अरेंज करते हैं या ऐसी तरतीब देते हैं या तरतीब की ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? अलाइनमेंट। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो ये देखें जी, सेम ही है, अलाइन लिखा हुआ है, मगर एक चीज इसमें ऐसी है जिस पे लिखा है नॉट अलाइंड, यानी कि एक खास सीक्वेंस के साथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो जब भी आप किसी डिजाइन को क्रिएट करना स्टार्ट करें तो उसमें जो टेक्स्ट हो, जो कलर हो, वो अलाइनमेंट की सूरत में हो, ताकि आपका जो डिजाइन है वो रूल ऑफ अलाइनमेंट पे पूरा उतरे और वो सीधे का सीधा डिजाइन लगे कि ये डिजाइन है, बिखरा हुआ ना हो। तो उसकी एग्जांपल मैं एक और भी देता हूं, ये देखें जी, अगर आउट ऑफ अलाइनमेंट डॉट्स की बात करें तो देखें जी, बिखरी हुई चीजें पड़ी हैं डिजाइन में, मगर जब उसने उसको अलाइन कर दिया एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी अलाइनमेंट होगी। और ये जो अलाइनमेंट है ये आपको डिजाइन को बहुत ज्यादा खूबसूरत करती है। तो आपने ये भी नहीं भूलना कि जब भी आप चीजों को तरतीब के साथ रखें तो उसकी अलाइनमेंट ज़रूरी है। अगर आप अलाइनमेंट के रूल को, प्रिंसिपल को अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो अमूमन होता है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं, तो जब करते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होता है कि आपके डिज़ाइन में चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और वो आपको समझ नहीं आती कि ये डिज़ाइन का मकसद क्या था, या डिज़ाइन में जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाता, और आपका क्लाइंट या कोई भी ऑडियंस जो डिज़ाइन को देखती है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती। तो ये ज़रूरी है कि जब आप डिज़ाइन करें तो बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट का भी यूज़ करें। और अगर मैं टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है इसकी। बेसिकली वो कुछ 3 गिनते हैं, कुछ इसको 4 की तादाद में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इन सब को डिस्कस कर लेता हूं कि टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। ये है जी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। एक होती है एज टाइप। एज टाइप ये है कि आप अपने डिजाइन को लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। लेफ्ट अलाइन, ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन है। 2 इमेज हैं ऐसा समझ लें और दोनों लेफ्ट अलाइन है, चाहे वो जितना भी बड़ा था या जितना भी छोटा था, मगर जब वो लेफ्ट अलाइन हुआ है तो उनकी जो कॉर्नर थे वो दोनों सेम के सेम एक ही लाइन में आके ठहर गए हैं, स्ट्रेट लाइन में, इस तरह। और दूसरा होता है जी राइट अलाइन। और राइट अलाइन की ये एक निशानी है कि राइट जगह पे वो लाइन से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हों, किसी भी कलर के हों, मगर वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, होते राइट साइड पर हैं। और एक होता है जी सेंटर लाइन। और सेंटर लाइन का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपको सेंटर से अलाइन होकर मिलते हैं, सेंटर लाइन हो जाते हैं। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं। फिर होता है जी ये अलाइनमेंट।
ये क्या होता है कि ये टॉप अलाइन होता है और ये आपके पास होता है बॉटम अलाइन, कि निचली सतह से कैनवस के स्टार्ट होते हैं, मगर इनके जो कॉर्नर होते हैं दोनों के सेम ही होते हैं, सेम ही जगह पे ठहरे होते हैं। और फिर ये एक होता है जी सेंटर का ऑप्शन, इसमें भी देखें कि दोनों ऑब्जेक्ट सेंटर अलाइन है। अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं तो बहुत ज़्यादा आसान होगा, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। अलाइनमेंट कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, हम अलाइनमेंट क्यों करते हैं, इसका फंक्शन क्या है डिज़ाइन में। मैं जी दो ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहाँ पे इस कैनवस पे। पहले मैं इसको साइज दे देता हूँ 4x4 का, और ये इसका सेंटर बन गया है जी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक शेप लेता हूँ और एक शेप यहाँ रखता हूँ, या इस शेप को यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये शेप और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ रख लेता हूँ। अब देखें जी, कलर कर देता हूँ और जैसे ही मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ये अगर मैं एडोब फोटोशॉप में करूँगा तो फिर मूव टूल को जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक इमेज बनता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, मैंने आपको कहा था। जब यहाँ अलाइन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन है। अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ये देखें जी एक ही लाइन में लेफ्ट हो चुके हैं, और इसी तरह ये सेंटर भी हो चुके हैं। और अगर मैं इनको इस तरह करता हूँ, ये देखूँ एक ही हो चुके हैं। इसको ख़त्म कर देता हूँ, अगर इसको यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ, और फिर इनको पकड़ के अब करता हूँ तो ये देखें ये अब टॉप अलाइन हो चुके हैं। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और फिर इसको दोनों को सेलेक्ट करके इसकी राइट अलाइनमेंट करता हूँ तो ये देखें राइट जगह पे अलाइनमेंट इसकी हो चुकी है। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ और फिर इसके बाद अगर तीनों को सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये देखें सेंटर अलाइन हो चुके हैं। अगर फिर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, और अब अगर मैं इनको सेंटर लाइन करता हूँ, ये देखें ये तीनों सेंटर में आ चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हम इसको अलाइन क्यों करते हैं, अलाइनमेंट क्यों करते हैं हम किसी भी डिज़ाइन में। इसकी दो रीज़न हो सकती हैं अलाइनमेंट की। पहली रीज़न ये है कि हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज हों, और दूसरा ये एक ग्रुप बन जाता है विजुअल कनेक्शन का। ये ग्रुप की सूरत में बन जाते हैं कि ये लेफ्ट लाइन पे ठहरे हैं, ये चीज़ें सेंटर लाइन पे ठहरी हैं, और ये राइट लाइन पे ठहरी हैं। अभी मजीद इसको मैं डिस्कस करता हूं। अलाइनमेंट इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में भी अलाइनमेंट होती है। पहले मैंने नॉर्मल आपको बताया कि अलाइनमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शेप की। अब मैं ख़ास इसको करूंगा कि जब हम किसी भी डिज़ाइन में टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, टाइपोग्राफी करते हैं, तो उसमें अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये इसकी मिसाल है जी। अगर सबसे पहले इस इमेज को देखें, इस कॉलम को देखें तो इस पे लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, और जो आपका इस पे मैटर लिखा हुआ है वो सारा का सारा इस बॉक्स के लेफ्ट अलाइन पे है। और दूसरा है जी अलाइन राइट या राइट अलाइन। जो भी टेक्स्ट इस बॉक्स में दिया गया है वो सारे का सारा राइट साइड पे है, लेफ्ट पे यहाँ देखें ये नहीं है। और इसी तरह सेंटर अलाइन है तो आपका जो टेक्स्ट भी बॉक्स में है वो आपको सेंटर में दिखता है, ना कि राइट पे है ना लेफ्ट पे है। और इसी तरह जब हम जस्टिफाई का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है ये कॉलम की सूरत में आ चुका है, और ये सेंटर में भी है, लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है, ये अब जस्टिफाई हो चुका है। अब इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये राइट अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है या सेंटर अलाइन है। अब ये जस्टिफाई हो गया। जो भी देखेगा वो यही समझेगा कि ये जो जस्टिफाई का ऑप्शन है ये सबसे बेहतर है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये जितने भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उनमें जो कॉलम वाइज
न्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी जस्टिफाई होती हैं। तो ये जस्टिफाई का ऑप्शन आपको न्यूज़पेपर में, डाइजेस्ट में सबसे ज़्यादा मिलेगा। वहाँ जो भी टेक्स्ट यूज़ किया जाता है वो जस्टिफाई की सूरत में होते हैं। हाँ, कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिनमें हम सेंटर अलाइन भी कर देते हैं, लेफ़्ट अलाइन भी कर देते हैं, राइट अलाइन भी कर देते हैं एक ही डिज़ाइन में, ताकि सब की सूरत वाज़े हो जाए कि ये सेंटर अलाइन है, ये लेफ़्ट अलाइन है, और इसी तरह ये जस्टिफाई है और ये राइट अलाइन है। और इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे जो प्रिंसिपल है डिज़ाइन करने का वो रेपिटेशन है। व्हाट इज़ रेपिटेशन? रेपिटेशन कहते हैं यूजिंग सेम एलिमेंट्स इन डिज़ाइन अगेन एंड अगेन, कि आप सेम एलिमेंट्स को एक ही डिज़ाइन में बार बार यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सेम चीज़ें नहीं दिखाई जाती। उसकी एग्जांपल अगर मैं दे दूं, रेपिटेशन नहीं की जाती। अगर आप एक लोगो लगाते हैं किसी भी डिज़ाइन में, तो ये ज़रूरी नहीं है वही लोगो आप दूसरी जगह भी लगाएं उसी डिज़ाइन में, नहीं। इसका मतलब है कि आप सेम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। सेम एलिमेंट से मुराद ये होता है कि आप एक ही शेप चूज़ करते हैं और उसी एक ही शेप पर उसमें मुख्तलिफ कलर्स करके, या उसमें ट्रांसपेरेंसी डाल के, या उसमें ह्यू और सेचुरेशन के ऑप्शन को कन्वर्ट करके, या उसमें कंट्रास्ट डाल के एक ही शेप को मुख्तलिफ साइजेस में दिखाकर रेपिटेशन करते हैं। तो ये करना भी ज़रूरी होता है। अब अगर मैं इसी की ही बात करूं, आप देखें कि इस ही बैकग्राउंड में आपको जो कलर नज़र आ रहा है और कलर में शेप नज़र आ रही है, सेम एक ही शेप है, मगर कहीं पे वो मध्यम है, कहीं पे उसका कलर ज़्यादा है, कहीं पे वो शेप बड़ी है, कहीं पे वो छोटी है। मगर सारा का सारा उसने क्या कर दिया है, एक ऐसा बैकग्राउंड बना के दिया है जिसमें है सारी रेपिटेशन, मगर देखने में वो जो बैकग्राउंड इस पिक में यूज़ हुआ है वो देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। तो बाद औक़ात रेपिटेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो ऐसा करें कि जब भी आप डिज़ाइन करें तो रेपिटेशन के अमल को भी ना भूलें, और बार बार एक ही एलिमेंट को या सेम एलिमेंट्स को डिज़ाइन में बार बार यूज़ करें, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो सके। और अगर मैं रेपिटेशन की बात करूं, तो जो ये रेपिटेशन होती है ये शेप में भी हो सकती है, ये कलर्स में भी हो सकती है, ये लाइंस की सूरत में भी हो सकती है। जी, शेप की सूरत में भी हो सकती है, कलर्स की सूरत में भी हो सकती है, और लाइंस की सूरत में भी हो सकती है। और इसी तरह अगर मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाऊं, ये देखें जी, जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो या कोई बिल्डिंग कारोबारी बिजनेस टाइप कोई बिल्डिंग तैयार होती है, तो आप देखें कि उसका सेम एक ही डिज़ाइन रखा होता है और सारी की सारी रेपिटेशन होती हैं। मगर जब भी कोई शख्स उसको दूर से देखता है तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। तो दरअसल ये क्या है कि ये डिज़ाइन इस अंदाज से किया जाता है रेपिटेशन के तौर पर कि देखने वाले की आंख को बहुत ही खुशनुमा और अच्छा लगे। तो रेपिटेशन भी डिज़ाइन में इसलिए की जाती है कि देखने वाले को ये डिज़ाइन मुख्तलिफ एंगल से बहुत ही अच्छा लगे। तो रेपिटेशन का भी यूज़ करना चाहिए अपने डिज़ाइन में। और इसकी अगर मैं एक मिसाल ये दूं, ये देखें जी, ये इन्फोग्राफिक्स है और आपको ये एरो नज़र आ रहे हैं, एक ही एरो है और एक ही कलर में है, मगर इस अंदाज से प्लेस किया गया है, उसको रिपीट किया गया है कि वो एक सर्कल बना रहा है और इस सर्कल में वो कुछ भी दिखा सकता है, अपने आइडियाज़ को किसी तरह भी सिर्फ जस्ट राइट करके टेक्स्ट की सूरत में दिखा सकता है कि ये सर्कल उसने क्यों बनाया है। मगर सेम ही शेप है, सेम ही कलर की है, सेम ही साइज़ की है, और रेपिटेशन दिखा के उसने पूरा एक साइकिल बना दिया है जो देखने वाले को खुशनुमा लगता है। और इसी तरह एक फ्लेयर में ब्राउशर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक ब्राउशर है, देखने में बहुत कमाल है, मगर चीज़ें 2 से 3 ही यूज़ हुई हैं। एक ही शेप है, ये देखें जी, एक ही शेप है।
इसी शेप को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है और उसकी स्ट्रोक ख़त्म की गई है और उसमें कलर डाला गया है, और यही शेप उसने यहाँ यूज़ की है और उसमें एक पिक डाल दी है। अब एक ही शेप 3 दफ़ा इसमें यूज़ हुई है, और यही शेप अगर आप इस जगह देखें तो ये आपको मिलती है इसी ब्राउज़र में। और देखें कि ये ही एक शेप जिसमें टाइटल है, टाइटल के नीचे ये सारी चीज़ें, जिसमें ये रिवार्ड के तौर पर ट्रॉफी भी है, इसी तरह एक ग्राफ भी है, ब्रीफ केस भी है और हैंड भी शेकिंग है। तो ये सारे एक ही शेप में हैं। तो बाज़ औक़ात आप जब डिज़ाइन करते हैं तो रेपिटेशन के कानून को भी ना भूलें, प्रिंसिपल को भी ना भूलें। अक्सर ये होता है कि रेपिटेशन में आपका डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है, मगर उसमें आपने करना रेपिटेशन इस अंदाज से है कि सेम हो, मगर कभी किसी की स्ट्रोक आपने ख़त्म कर देनी है या किसी स्ट्रोक को ग्लो करा देना है या सेम ही शेप में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट डाल देने हैं। तो जब आप इस तरह करते हैं तो फिर क्या होता है कि एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कंट्रास्ट कहते हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ कंट्रास्ट। अगर मैं कंट्रास्ट की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन है अरेंजिंग अपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर, कि हम मुखालिफ एलिमेंट्स को एक साथ तरतीब देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट कहते हैं। अच्छा, ये कंट्रास्ट कलर कंट्रास्ट भी हो सकता है, ये स्केल कंट्रास्ट भी हो सकता है, ये टेक्सचर कंट्रास्ट भी हो सकता है। और अगर मैं कलर कंट्रास्ट की बात करूं, ये देखें जी, ये कलर कंट्रास्ट है, और कंट्रास्ट मैंने कहा था ये ड्रामा पैदा करने के लिए होता है। अब देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है, जस्ट एक सेकंड मुझे दे दें, जस्ट एक सेकंड साहब, थोड़ी जी आवाज़ घट करो चा, या मैं तो को हैंड फ्री देना पे गिनो। अच्छा जी, कलर कंट्रास्ट की हम बात कर रहे थे। ये देखें जी, ये कलर कंट्रास्ट है। अब यहाँ पे देखें तो रेड और वैलेट कलर ही है, मगर वैलेट कलर जो है वो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है और फोरग्राउंड कलर आपका रेड है। और अगर सेम अपोजिट की बात करें, कंट्रास्ट की बात करें, तो आपका रेड क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर, और उस पर वैलेट कलर कौन सा हो गया, फोरग्राउंड कलर। इसी तरह जब आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो आप कलर कंट्रास्ट भी उसमें यूज़ करें, यानी कि कंट्रास्ट का यूज़ करें। जब आप मुखालिफ एलिमेंट्स यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा कि आपके डिज़ाइन में मज़ीद से मज़ीद बेहतरी आएगी। और इसी तरह स्केल कंट्रास्ट भी होता है। और व्हाट इज स्केल कंट्रास्ट, ये आपको बेहतरीन एक मिसाल देता हूँ। ये देखें जी, ये एक एलिमेंट है, ये आपको एक पिक नज़र आ रही है, 2 सेकंड मुझे दे दें बस। अच्छा जी, ये एक देखें जी, ये स्केल कंट्रास्ट है, सेम इमेज है मगर देखने वाले के लिए खुशनुमा है, मगर स्केलिंग है, एक ही मुक्का है मगर एक मुक्का बड़ा दिखाया गया है और एक छोटा दिखाया गया है, ये स्केलिंग हुई है। जब आप कंट्रास्ट इस तरह का करते हैं, साइज को कम या ज़्यादा दिखाते हैं, तो देखने वाले की आंख दोनों को देखती है कि छोटे स्केल में क्या नज़र आ रहा है और बड़े स्केल में क्या नज़र आ रहा है, और दोनों का ये जो कंट्रास्ट बनता है ये आई कैचिंग कंट्रास्ट होता है। और इसी तरह जब हम टेक्सचर कंट्रास्ट की बात करते हैं तो टेक्सचर कंट्रास्ट भी होता है, और टेक्सचर कंट्रास्ट से मुराद है कि आप रफ सरफेस पर कोई भी स्मूथ सरफेस दिखाते हैं। जैसे ये एक वुडन टेबल पे पड़ा है, और वुडन टेबल जो भी हो आपको पता है कि वो सख्त होती है, रफ होती है, और अगर आप किसी एप्पल की सतह को देखें तो उसकी जो स्किन होती है एप्पल की वो स्मूथ होती है। तो जब इस तरह का कंट्रास्ट भी हम दिखाते हैं टेक्सचर की सूरत में, तब भी हमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में क्लैरिटी नज़र आती है। अच्छा, ये
कंट्रास्ट क्यों पैदा किया जाता है, कंट्रास्ट वाई, कंट्रास्ट क्यों पैदा किया जाता है जी, क्रिएट इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन विजुअल एलिमेंट। देखने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, मंजर होते हैं, उनके दरमियान एक बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रिलेशनशिप पैदा करने के लिए हम कंट्रास्ट का यूज करते हैं। अब अगर फिर इस इमेज को देखें कि कितना इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, कितना इंटरेस्टिंग विजुअल है आपका, और दोनों के दरमियान उसने क्या है, रिलेशनशिप कायम कर दिया, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। इंटरेस्ट किसी भी डिजाइन में इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट का यूज करते हैं। अच्छा जी, ये जो कंट्रास्ट होता है ये साइज बेस भी होता है, ये शेप बाइस भी होता है, वैल्यू बेस भी होता है, कलर्स बेस भी होता है और डायरेक्शन बेस भी होता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये भी आई कैचिंग होता है। और अगर मैं आपको साइज की कंट्रास्ट की बात करूं तो मेरे पास ये एक इमेज है जिस पे लिखा है स्मॉल बिग, और स्मॉल को उसने छोटा दिखाया और बिग को बड़ा। ये एक ऐसा कंट्रास्ट है जो दोनों फिक्रों को कंप्लीट कर रहा है, स्मॉल और बिग को, मगर है कंट्रास्ट, दोनों का कलर भी सेम है, मगर क्योंकि ये साइज में कंट्रास्ट है तो जब भी आप अपना डिजाइन करें तो कुछ एलिमेंट्स को टेक्स्ट की सूरत में, शेप की सूरत में ऐसे डालें कि कुछ हिस्सा उसका स्मॉल हो और कुछ बिग हो साइज में। तो ऐसी सूरत में भी आप कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं और आई कैचिंग व्यू आप अपने डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं ताकि एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट उसमें शामिल हो जाए। और इसी तरह अगर हम कंट्रास्ट इन शेप की बात करें कि शेप में कैसा कंट्रास्ट है, देखें जी सेम ही रूल था जो हमने यूज़ किया था बैलेंस में। सेम शेप को हमने क्या किया था, ग्रुप कर दिया था। शेप ग्रुप सी ही हैं और उसमें बैलेंस भी हो चुका है, मगर सिर्फ एक शेप ऐसी है जिसको हमने उसकी शेप के साइज को और शेप की जो डायमेंशन है उसको क्या किया है, चेंज किया है। पहले हमारे पास सारी की सारी शेप स्क्वायर की सूरत में थी, हमने जस्ट एक ही शेप को क्या किया है, सर्कल में रखा है और उसका कलर चेंज कर दिया है। तो ऐसी सूरत में भी आप किसी भी विजुअल में क्या करते हैं, कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम की सेम शेप ही रखें, कोई शेप ऐसी रख दें आई कैचिंग एलिमेंट के तौर पर और उसका कलर भी तब्दील कर दें ताकि कंट्रास्ट शेप के अंदर भी कंप्लीट हो जाए। ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है और आप अपने डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और अगर कंट्रास्ट हम वैल्यू की सूरत में लें तो देखें जी दोनों कलर हैं और एक कलर में हमने क्या किया है, डार्क को हाईलाइट कर दिया है, उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। यानी कि एक ह्यू कलर में, ह्यू कलर को ही कहते हैं, एक कलर में हमने क्या किया है कि उसके अंदर 10% डार्कर वैल्यू डाली है। जब डार्कर वैल्यू डाली है तो ये देखें एक हाई कंट्रास्ट पैदा हो गया। तो आप इस कंट्रास्ट के जरिए भी वैल्यू को कम ज्यादा करके कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। और इसी तरह अगर ये शेप देखें, ये कलर देखें, ये वैल्यू देखें, अगर इसमें उसने क्या किया है कि जस्ट 10% उसने लाइटनेस को बढ़ा दिया है, यानी कि वाइट कलर को बढ़ा दिया है, तो ये लो कंट्रास्ट पैदा हो गया। इसमें जब लो कंट्रास्ट पैदा होता है तो उसका एक वैल्यू कम हो जाती है। तो जब इस तरह होता है लो कंट्रास्ट, तो देखें आप कंट्रास्ट की सूरत में, वैल्यू की सूरत में कंट्रास्ट को भी दिखा सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। और इसी तरह अगर हम कंट्रास्ट इन कलर्स की बात करें तो ये आपको सारा कंट्रास्ट मिलेगा। वो कहता है कि अगर आपका बैकग्राउंड कलर रेड है और अगर आप उस पर फिर रेड फोरग्राउंड कलर डालते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। और अगर आपके पास ऑरेंज कलर है बैकग्राउंड कलर और उसमें रेड दिखाते हैं तो ये दिखेगा मगर पुअर दिखेगा, कमज़ोर दिखेगा। तो ये एक चार्ट भी आपको मज़ीद बेहतर कर देगा कि आप किस फोरग्राउंड कलर पर कौन सा कलर यूज़ करें तो वो आपका गुड होगा। इसी तरह देखें जी अगर येलो पर रेड डालें तो ये गुड कलर हो जाता है। इसी तरह
आप कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। अगर ग्रीन पर करेंगे रेड तो जो पुअर देगा। इसी तरह सारे की सारी एलिमेंट्स हैं। अगर वाइट डालें रेड पर तो गुड है, अगर वाइट हम ऑरेंज पर डालें तो बेहतरीन है, अगर येलो पर डालें कुछ बेहतर है मगर नहीं है। इसी तरह अगर हम ब्लैक पर ही वाइट डालें तो ये बहुत ही अच्छा है, रेड डालें ये भी अच्छा है, येलो डालें ये भी अच्छा है, ग्रीन डालें ये भी अच्छा है, मगर जब हम ब्लू डालते हैं तो ये पुअर हो जाता है, या हम उसमें सिल्वर कलर डालते हैं वो भी पुअर हो जाता है। ये सारा का सारा एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम कलर कंट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और एक कंट्रास्ट होता है कंट्रास्ट बाय डायरेक्शन। ये एक ऐसा कंट्रास्ट है जो बहुत सारे जो डिज़ाइनर हैं जब भी किसी एलिमेंट्स में वो डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं तो वो इसका इस तरह यूज़ करते हैं। ये कि जी एक एरो का फेस इस तरफ है और एक एरो का फेस इस तरफ है। तो जब इस तरह का कंट्रास्ट आप पैदा करेंगे तो आपका जो विजुअल एलिमेंट्स है वो आई कैचिंग होगा। अगर आप दोनों की शेप या दोनों के जो हेड हैं वो एक ही सिमत में रख लेंगे तो आपके डिज़ाइन के अंदर कंट्रास्ट पैदा नहीं होगा। जब कंट्रास्ट पैदा नहीं होगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो आई कैचिंग नहीं होगा। तो आप कंट्रास्ट इस बाई डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं, बाई कलर्स भी दिखा सकते हैं, बाई वैल्यू भी दिखा सकते हैं, बाई शेप भी दिखा सकते हैं और बाई साइज़ भी दिखा सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये कंट्रास्ट क्यों पैदा किया जाता है, या कंट्रास्ट हम किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी कंट्रास्ट हम लोगो बनाने में, वेबसाइट बनाने में, पोस्टर बनाने में और ब्रोशर डिज़ाइन करने में जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लोगो, वेबसाइट, पोस्टर और ब्रोशर डिज़ाइन करने में हम कंट्रास्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें क्लैरिटी और आई कैचिंग एलिमेंट देता है और एक ऐसा रिलेशनशिप कैम करता है विजुअल एलिमेंट्स के दरमियान कि वो उसको इंटरेस्टिंग बना देता है। ये देखें जी ये इंटरेस्टिंग है, ये देखें जी ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी है, ये देखें ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब भी हम किसी भी डिज़ाइन में इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन विजुअल एलिमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये था जी हमारा आज का टॉपिक और कल हम ये टॉपिक करेंगे, मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे जो तकरीबन 4 टॉपिक पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे 2 दिन मुसलसल के हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे और ये सारे रूल उसमें हम इंशाल्लाह जितना मुमकिन हो सका उसको यूज़ करेंगे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश